a new video that is on secondary refrigeration. सेकेंडरी रेफ्रिजरेशन क्या होता है उसके ऊपर एक नया वीडियो है ये. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो नाउ. देयर आर many application which forbid the direct use of refrigerant due to safety consideration. Okay, मतलब आप रेफ्रिजरेंट को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते. टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एयर कंडीशनिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग. टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट जो होते हैं जैसे अमोनिया है या और कोई टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट है, CO2 है या और भी जो है, वो डायरेक्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए हम नहीं कर सकते. सिमिलरली द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट फॉर द सर्कुलेशन in a big cold storage would be so large that it cost may be too high. अब अगर मान लीजिए कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज में हम कोई रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर चूँकि कोल्ड स्टोरेज काफ़ी बड़ा होता है, साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, तो वहाँ पर हमें रेफ्रिजरेंट ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा और वो कॉस्टली भी होगा, महंगा हो पड़ेगा. Under such circumstances, the cheaper grade suitable cooling media such as water, brine solution or sodium chloride or calcium chloride etc. are used. तो यहाँ पर हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं. That may be solution of the sodium chloride or maybe water also and calcium chloride is selected to have इनडायरेक्ट कूलिंग. ये इनडायरेक्ट कूलिंग में हम यूज़ कर सकते हैं. दस ए कंपैरेटिव स्मॉल साइज ऑफ एवापोरेटर कंटेनिंग मच लेस रेफ्रिजरेंट इज़ यूज्ड फॉर चिलिंग द सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट फॉर द डायरेक्ट यूज़. तो हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को पहले ब्राइन सोल्यूशन में डाल करके, ब्राइन सोल्यूशन को ठंडा करके, देन वी कैन सेंड दैट ब्राइन सोल्यूशन फॉर ऑफ प्लेसेस for the cooling purpose. Sodium chloride brine solution are most common up to -15 degree. -15 degree negative temperature तक सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन देते हैं. While calcium chloride brine solution use up to -50. मतलब कैल्शियम क्लोराइड ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर पर पहुंचता है. Unfortunately, these brine solutions are very corrosive to metal such as brass, copper, aluminium. That's why mild steel piping and mild steel sheets are used for such system. है ना. ये ब्राइन सोल्यूशन के जो पाइपिंग वगैरह होते हैं ये हमेशा माइल्ड स्टील के होते हैं या स्टेनलेस स्टील के होते हैं, क्योंकि ये करोसिव होते हैं ब्रास पे, कॉपर पे, एल्युमिनियम पे. इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, कंटेनर्स यूजुअली लेड ऑक्साइड और similar corrosion resistance paints are coated over the tank surface once or twice in a year regular basis. तो करोजन दूर करने के लिए, अब माइल्ड स्टील पे होने के बाद भी करोजन होता है, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पेंट कर देते हैं. जैसे हमारा माइल्ड स्टील का टैंक है, उसको हमने पेंट कर दिया, साल में 2 बार 3 बार पेंट कर दिया, तो उसका करोजन रेजिस्टेंस, करोजन जो होगा वो कम हो जाएगा. Glycol water mixture are used as anti-freezing as it is non-corrosive. ग्लाइकॉल मिक्सचर, अब एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड कहाँ डालते हैं, जैसे गाड़ी के रेडिएटर में हम डालते हैं, जो ठंडे प्रदेश में गाड़ियाँ चलती हैं उनके रेडिएटर में हम ये यूज़ करते हैं. ठीक है, दैट इज़ ग्लाइकॉल सोल्यूशन या एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड. क्या होता है, पहाड़ी वगैरह पर जाने पर जो वाटर रेडिएटर का होता है वो जमने लगता है, फ्रीज कर जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड उसमें डालते हैं. जैसे ग्लाइकॉल वाटर मिक्सचर आर यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग एज इट इज नॉन करोसिव. करोसिव नहीं होता है, इसलिए उसको हम यूज़ करते हैं. देन थ्योरी ऑफ ब्राइन सब देखा जाए. फॉर ए गिवन सॉल्ट वाटर मिक्सचर one can cool the solution up to a given lowest value. However, for a given solution, a state is reached after which the additional amount of salt in water does not help to decrease the freezing point.
अब ये देखो यहाँ पर एक स्केच हम दिखा रहे हैं, ये आपका कंप्रेसर हुआ, कंडेंसर हुआ, रिसीवर हुआ, देन एवापोरेटर की जगह पर हम यहाँ एक टैंक है, टैंक में एवापोरेटर का कॉइल भी जा रहा है और ब्राइन सोल्यूशन जो है वो इसके अंदर है, जो कि चिल हो जा रहा है, उसको फिर हम निकाल करके बाहर भेजते हैं। ब्राइन चिलर, ये ब्राइन चिलर कहलाता है, इसको निकाल के हम पंप के थ्रू बाहर भेज देते हैं जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होता है। तो इस तरह से ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हुआ। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट तो इसके थ्रू आ रहा है, रिसीवर के थ्रू जा रहा है एवापोरेटर, लेकिन सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो हुआ वो हमारा ब्राइन सोल्यूशन जो है वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हुआ। ठीक है। However, for a given solution, a state reached after which additional amount of salt in water does not help decrease the freezing point. अब ये एक ग्राफ दिखा रहे हैं जो कि टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के बीच में है। जब आप डालते जाते हैं ब्राइन सोल्यूशन डालते जाते हैं तो क्या होता है, ब्राइन सोल्यूशन डालने से जो है आपका ये जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप होता जाता है। उसके बाद फिर एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन कंसंट्रेशन के बाद अगर हम फर्दर ब्राइन सोल्यूशन डालेंगे तो वो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ने लगता है। तो इस तरह से एक ये पॉइंट हुआ जिसको कि यूटेक्टिक टेम्परेचर बोलते हैं या यूटेक्टिक कंसंट्रेशन बोलते हैं। ये पॉइंट जो कंसंट्रेशन दे रहा है, जहाँ पर मैक्सिमम हमको फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो रहा है, जहाँ पर मैक्सिमम है, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड यूटेक्टिक पॉइंट। और जो मिक्सचर होता है यूटेक्टिक मिक्सचर, जो कंसंट्रेशन है वो यूटेक्टिक कंसंट्रेशन। इसके ऊपर अगर हम डालते जाएंगे, फिर ब्राइन सोल्यूशन में नमक डालते जाएंगे या ब्राइन सोल्यूशन बढ़ाते जाएंगे तो हमारा ये टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है। फॉर ए गिवन सॉलिड कॉम्बिनेशन द पॉइंट ऑफ मिनिमम टेम्परेचर विदाउट सॉलिडिफिकेशन इज कॉल्ड यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन नहीं है यहाँ पर। The concentration at this stage is called your eutectic concentration। ठीक है, यूटेक्टिक कंसंट्रेशन, इस जगह पर जो कंसंट्रेशन होगा उसको यूटेक्टिक कंसंट्रेशन बोलेंगे। नाउ CFC फ्री रेफ्रिजरेंट, ये क्या होता है? रेफ्रिजरेंट जो होता है वो अगर उसके अंदर क्लोरीन एटम है तो वो ओजोन डिप्लीटिंग होगा। अगर उसके अंदर क्लोरीन एटम है तो वो ओजोन डिप्लीटिंग होगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो, उसमें क्लोरीन एटम है, फ्लोरीन एटम है, कार्बन भी है, तो ये ओजोन डिप्लीटिंग है चूँकि इसमें क्लोरीन है। और क्लोरीन की क्या खासियत होती है, ये ऊपर में जाकर स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर जा करके जो ओजोन का लेयर रहता है उसमें ये होल क्रिएट कर देता है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक रेफ्रिजरेंट होता है जिसमें क्लोरीन का एटम कम होता है लेकिन उसमें हाइड्रोजन भी होता है। क्लोरीन एक एटम होने की वजह से वो भी जो है जा करके ओजोन लेयर को डैमेज कर देता है। तो इसीलिए हम क्लोरीन फ्री रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड कार्बन। नाउ द मोस्ट कॉमन यूज हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन एंड इथेन। The fully halogenated refrigerant with chlorine atom in their molecules are referred as CFC, chlorofluorocarbon refrigerant। एग्जाम्पल क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के? R12 है, R22 है, R113 है, R115 है। The refrigerant which contains hydrogen atom in their molecules along with chlorine and in their molecules along with chlorine and fluorine in their molecules along with chlorine and fluorine atom are referred as HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट। इसके एग्जाम्पल क्या है? R22 है, R123 है, एट्सेट्रा है।
The refrigerant which contains no chlorine atom in their molecule are referred as HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन. अब इसका एग्जाम्पल R134A, R154A are HFC रेफ्रिजरेंट. R134A, R152A are HFC. ये सब HFC रेफ्रिजरेंट, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन. इसमें क्लोरीन एटम नहीं है. तो क्लोरीन एटम नहीं है तो ये ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल इसका जीरो होगा. द रेफ्रिजरेंट विच कंटेन्स नो क्लोरीन एंड फ्लोरीन एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स आर रेफर्ड एज हाइड्रोकार्बन. एग्जाम्पल R290, R600A आर हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट. हाइड्रोकार्बन भी कुछ होते हैं जो कि एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ किए जाते हैं. द CFC रेफ्रिजरेंट R11, R12 हैव हाईएस्ट ODP इक्वल टू 1, है ना. जो हमारे CFC रेफ्रिजरेंट होते हैं जिसमें क्लोरीन होता है वो उनका ODP जो होता है मैक्सिमम होता है. उनका ODP जो होता है वो 1 होता है. देन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट जो होते हैं दे हैव रिलेटिवली लो ODP. इनका ODP थोड़ा कम होता है. R22 हैज़ ODP 0.05. इनका ODP 0.05 होता है. R123 हैज़ ODP 0.02. इन सब का ODP कम होता है. द HFC रेफ्रिजरेंट डू नॉट कॉज एनी ओजोन डिप्लीटिंग. R134A हैज़ 0 ODP. तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट जो होगा उसमें कोई भी ODP नहीं होता है. क्यों? बिकॉज इट हैज़ गॉट नो क्लोरीन एटम. उसमें कोई क्लोरीन एटम नहीं होता है. लेकिन उनमें ग्लोबल वार्मिंग होती है, GWP जिसको बोलते हैं. ग्लोबल वार्मिंग मीन्स the increase in average temperature of the earth. The cause of global warming increase is carbon dioxide concentration, nitrous oxide emission and then use of CFC refrigerant. The phenomena of increase in temperature of the earth's surface due to release of CO2 is in atmosphere called GW, global warming, है ना. CO2 का परसेंटेज जब बढ़ जाता है तो वो ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है. The ability of substance to contribute to global warming is measured by GWP, global warming potential. Some halocarbon refrigerant have highest global warming, that is R22 has 100% global warming, while CO2 has 1. India became party of the Montreal Protocol in 1992. मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल दैट इज़ कनाडा. वहाँ पर सम्मेलन हुआ था इसी के ऊपर कि कौन सा रेफ्रिजरेंट अलाउ किया जाए जिससे कि आपका ओजोन डिप्लीटिंग सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाए. तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस हुआ वहाँ पे और उसके बाद उसके कुछ रिजल्ट निकाले गए. ओजोन डिप्लीटिंग एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. द एटमॉस्फेयर इन्वेलप्स द अर्थ इन ए सीरीज ऑफ कंसंट्रिक लेयर, द टू मेजर लेयर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर. हमारा जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमारे जो है वो लेयर बने हुए हैं. वो लेयर क्या बने हुए हैं? एक तो ट्रोपोस्फीयर है सबसे पहले जो कि अर्थ के चारों तरफ से, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर होता है. तो ट्रोपोस्फीयर लोएस्ट लेयर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 11 किलोमीटर. हमारे शरीर ज़मीन से 11 किलोमीटर तक जो होता है वो हमारा ट्रोपोस्फीयर है. ठीक है, दैट इज़ ट्रोपोस्फीयर. 11 के लाइज ट्रोपोस्फीयर. ट्रोपोस्फीयर जो है वो 11 to 40 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. पहले ट्रोपोस्फीयर है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर है. ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटो. द ट्रोपोस्फीयर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 11 किलोमीटर फ्रॉम द लेवल ऑफ अर्थ सरफेस एंड स्ट्रेटोस्फीयर एट 15 to 40 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. ठीक है, दोनों का अपना अलग अलग हाइट है. A thin veil of chemical compound ozone exists and this layer is called ozonosphere और mesosphere भी बोलते हैं. तो ये a thin veil, एक पतला सा पर्दे की तरह से एक अर्थ को चारों तरफ से सराउंड करता है and that is your ozone. Thin veil of chemical compound ozone exists and their layer is called ozosphere और mesosphere भी इसी को बोलते हैं. Ozone layer act as a protective umbrella for the life on the earth for harmful effect of UV
radiation from the sun. Ozone layer क्या करता है? That save us from the ultraviolet rays of the sun, infrared of the sun. Otherwise, if there is any hole in the ozone layer, then infrared and ultraviolet rays will come on the earth and it may cause the serious illness to the human being or all the living being. Especially skin cancer is very easily, it is being entered into the body if the ultraviolet rays comes. The recent finding indicate and confirm that CFC have the potential to destroy the stratosphere ozone layer, है ना. तो जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में जो हमारा ओजोन लेयर्स को ख़त्म कर देता है. अब रिएक्शन कैसे होता है? क्लोरीन एटम रिएक्ट विद द ओजोन मॉलिक्यूल एंड फॉर्म क्लोरीन ऑक्साइड. तो क्लोरीन प्लस ओजोन, क्लोरीन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, फिर ओजोन एंड ऑक्सीजन दैट गिव्स ऑक्सीजन. देन ओडीपी. ओडीपी क्या है? डिपेंड्स ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट. ओडीपी जो है केमिकल कंपोजिशन के ऊपर रेफ्रिजरेंट के डिपेंड करता है. जैसे R11 है, R11 में ओडीपी 1 है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका असर होता है ओडीपी का इसके ऊपर. देन योर R12 इसका ओडीपी भी 1 है, बहुत ज़्यादा ओजोन डिप्लीटिंग है. देन R500 दैट इज़ योर ओजियोट्रोप. Ozotrope means mixture of the two refrigerant and that is 0.74. Then R502 that is 0.34. This is the effect of the ozone depleting. Hydrochlorofluorocarbon जिसको कि 22R22 बोलते हैं, that has got 0.05. इसका हमारा असर कम होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी आ गया. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था? व्हाट वाज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? जो कनाडा में जो सम्मेलन हुआ था उसमें क्या डिसाइड हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय अडॉप्टिंग ए टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स. वहाँ पर क्या हुआ था? टू रेगुलेट एंड रिस्ट्रिक्ट द रिलीज ऑफ एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट जो है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया. ये पहला चीज़ वहाँ पर डिसाइड हुआ था, चूँकि सबसे ज़्यादा ओजोन डिप्लीटिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है. आप ये देखिए R11, R12 इसका ओडीपी पोटेंशियल 1 है, पूरा 100% है. उसके बाद R500 जो कि एजियोट्रोप मिक्सचर है उसका 0.74 है. फिर R502 इसका 0.34 है. फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका बहुत कम हो जाता है 0.5. तो R22, लेकिन इसमें भी ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल है. R22 जो होता है, यहाँ पर हम लोग लिखा नहीं है, R22 जो होता है इसमें भी ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल है, बट इट इज़ लेस 0.05. तो बट इट इज़ देयर, सो इट हैज़ आल्सो बी रिमूव्ड. अभी ये चीज़ डिसाइड हुआ है मॉन्ट्रियल में कि जितने भी क्लोरीन मॉलिक्यूल जिस भी रेफ्रिजरेंट में है उसको 2030 के बाद से पूरा बंद कर दिया जाए. तो वही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था यही कि CFC रेफ्रिजरेंट जितने भी हैं उसको सबको बंद कर दिया जाए और उसके जगह पर जो है नॉन CFC रेफ्रिजरेंट जैसे कि आपका R134A है, R152A है, उसको यूज़ किया जाए. लेकिन नॉन ODP रेफ्रिजरेंट का प्रॉब्लम ये रहता है, इसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है नॉन ODP रेफ्रिजरेंट कि इनका GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है. ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी हमको कम करना है, तो हमको इन बिटवीन कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि ODP भी ना हो और ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाए. अब R134A का ग्लोबल वार्मिंग वेरी हाई है, R152 का ग्लोबल वार्मिंग वेरी हाई है. तो ये क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेयर को जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ से फैला देते हैं और अर्थ का जो हीट है वो डेसिपेट नहीं हो पाता, वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाता है. तो ये इनका नुकसान ग्लोबल वार्मिंग में है. अदरवाइज दे आर गुड फॉर द ओजोन डिप्लीटिंग लेयर. ओजोन डिप्लीटिंग लेयर तो इनका बहुत अच्छा है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करते हैं. दैट्स वाई दे आर नॉट, दे compromise is made between the which type of refrigerant should be used. R134A गाड़ियों में यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा गाड़ियों में यूज़ होता है.
R410A भी यूज़ होता है आजकल, दैट इज़ मिक्सचर ऑफ टू रेफ्रिजरेंट, दैट इज़ आल्सो बीइंग यूज्ड, दैट इज़ आल्सो जीरो ODP, but it has got the global warming. So keeping that in mind, compromise between the global warming and ODP is kept before we charge the refrigerant. Okay, that was all about the refrigerants, secondary refrigerants. Okay, now I would like to tell one numerical example I would like to give you, and that is for the Brayton cycle. On Brayton cycle, that is air refrigeration. On air refrigeration cycle, I am going to deliver a numerical on that. A dense air refrigeration cycle operates between the pressure of 4 bar and 16 bar. Okay, तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दिखा रहा है और इधर आपका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम. तो द एयर टेम्परेचर आफ्टर हीट रिजेक्शन टू सराउंडिंग इज 37 डिग्री एंड एयर temperature at the exit of the refrigerator is 7 degree. The isentropic efficiency of the turbine and compressor are 0.85 and 0.8 respectively. Determine the compressor and turbine work per TR. COP and power per TR. Take gamma is equal to 1.4 and CP 1.005 kilojoule per kg. तो ये हमारा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पर खींचा हमने और ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पर खींचा गया है. ठीक है. 1 to 2 दैट इज़ कंप्रेशन प्रोसेस, 2 to 3 कंडेंसेशन प्रोसेस, 3 to 4 एक्सपेंशन प्रोसेस एंड 4 to 1 evaporation process. These 4 processes have been shown over here. Now what are the given things? First we will concentrate what are the given things. P1 is equal to P4 pressure, P1 is equal to P4 and P2 is equal to P3, that is given 16 bar. T3 temperature 32 degree, 37 at 273. T1 temperature 7 degree and efficiency of the turbine that is 0.85, efficiency of the compressor 0.8. Okay, so this is the sketch which has been given over here. Then T2 is the temperature of the air at the end of isentropic compression in the compressor. T2 temperature जो हमारा ये यहाँ पर है, T2 temperature, दैट इज़ ये टेम्परेचर लाइन दिखाई दे रही है, प्रेशर लाइन नहीं है. T2 टेम्परेचर यहाँ है. T2 इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट द एंड ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. T2 डैश इज़ द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द एयर लिविंग द कंप्रेशन. एक्चुअल में कंप्रेशन क्या हो रहा है? आइडियल कंप्रेशन तो T1 से T2 हो रहा है. एक्चुअल में बिकॉज ऑफ द इरिवर्सिबिलिटी एंड फ्रिक्शन एट्सेट्रा द एक्चुअल कंप्रेशन इज़ फ्रॉम 1 to 2 डैश. So 2 dash is the temperature. 2 dash is the temperature, actual temperature of the air leaving the compressor. Then T4, temperature of air at the end of isentropic expansion. Temperature of the air at the end of isentropic expansion in the turbine. That is your T4. Okay, T4 जो expansion हो रहा है. Then T4 dash, actual temperature of the air leaving the turbine. Actual जो हो रहा चूँकि because of the losses of the फ्रिक्शनल लॉसेस एंड दैट योर इरिवर्सिबिलिटी, ये 2 लॉसेस जो हो रहे हैं उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है वो वेरी हो जा रहा है. सो नाउ वी विल मेक द कैलकुलेशन बिकॉज वी आर यूजिंग द एयर, सो इट फॉलो, वी सपोज दैट इट इज़ फॉलोइंग द आइडियल गैस इक्वेशन. T2 upon T1 is equal to P2 upon P1. T2 upon T1 is equal to P2 upon P1, गामा माइनस 1 upon गामा. P2 T2 P1 T1 की वैल्यू मालूम हमको, हमने रख दिया उसको. और T2 जो है वो T1 से 1.4, ये कैलकुलेट करने पर 1.486 आया. तो T2 जो हो जाएगा T1 मल्टीप्लाइड बाई 1.486. T1 हमको ऑलरेडी मालूम है 7 डिग्री, दैट इज़ 280 केल्विन, तो हमने T2 निकाल लिया. ठीक है. उसी तरीके से सिमिलरली T3 अपॉन T4 हम देखें. अब T3 अपॉन T4 देखिए. T3 upon T4 is equal to P3 upon P4 गामा माइनस 1 upon गामा. अगेन P3 P4 मालूम है हमको, P3 P4 मालूम है. P3 ये है, P4 ये है. 16 upon 4 वैल्यू रखा हमने 1.486, इसका भी वैल्यू आएगा. और T4 is equal to T3 upon 1.486. T3 की वैल्यू हमको मालूम है 37 डिग्री दिया हुआ क्वेश्चन में 37 डिग्री दिया हुआ, उसको हमने 310 कर दिया.
तो 310 कर देने के बाद जो है 310 अपॉन 1.486, ठीक है, उससे हमको वैल्यू आ गई 208.6, ठीक है। उसके बाद आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर ये दिया हुआ है। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर दैट इज़ आइसेंट्रोपिक इंक्रीज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय एक्चुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आइसेंट्रोपिक इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट इज़ T2 माइनस T1 एंड एक्चुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर T2 डैश माइनस T1। दोनों हमने वैल्यू लिख दिया है यहाँ पर, सभी वैल्यू मालूम है। यहाँ से हमको T2 डैश की वैल्यू मिल गई जो कि हमारा एक्चुअल कंप्रेशन हो रहा है, तो T2 डैश की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई। उस तरीके से आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन, टरबाइन के लिए हम देखें, टरबाइन हमारा कहाँ पर है, ये हमारा टरबाइन का एक्सपेंशन डिवाइस टरबाइन के लिए, तो दैट इज़ एक्चुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय आइसेंट्रोपिक इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट इज़ T3 माइनस T4 डैश डिवाइडेड बाय T3 माइनस T4। तो यहाँ से हम T4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, सभी वैल्यू हमको मालूम है। तो ये टरबाइन की एफिशिएंसी मालूम है, T3 मालूम है, T3 T4 मालूम है, T4 डैश यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे केल्विन के फॉर्म में, ठीक है। नाउ वी नो दैट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज Cp T1 माइनस T4 डैश, T1 माइनस T4 एक्चुअल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट तो यही हो रहा। तो वहाँ पर हमने Cp T1 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। T1 की वैल्यू हमारी 280 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 280 माइनस 208.6 T4। तो यहाँ से हमने जो है Cp T1 माइनस T4 डैश, T4 डैश अभी हमने निकाला 223.8, यहाँ से हमने निकाल लिया सीधा, हमारा ये निकल गया यहाँ से वर्क, रेफ्रिजरेटिंग वर्क निकल गया। नाउ मास ऑफ द एयर फ्लो पर टन पर मिनट, मास कितना फ्लो कर रहा है ये हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Ma इज इक्वल टू Ma मास, Ma इज इक्वल टू मास ऑफ द एयर फ्लोइंग इन पर टन पर Tr डिवाइडेड बाई टाइम, हीट एक्सट्रैक्टेड पर मिनट, हीट एक्सट्रैक्टेड पर kg, पर मिनट मालूम हमको 200 टन होता है, स्टैंडर्ड है। हीट एक्सट्रैक्टेड पर kg 56.48, ये कहाँ से आया, लेट अस सी, 56.48 ये आया है हीट रेफ्रिजरेशन वर्क से आया है, रेफ्रिजरेशन वर्क 56.48 वो लिखा हमने और दोनों का रेशियो निकाल दिया 3.72 kg पर मिनट आ गया। 1 Tr इज इक्वल टू 210 kg पर मिनट होता है, स्टैंडर्ड है ये। नाउ कंप्रेशन वर्क Wc इज इक्वल टू क्या होगा, MACP T2 डैश माइनस T1 डैश। कंप्रेशन वर्क क्या होगा हमारा, फिगर में देखिए, ये हमारा T2 डैश माइनस T1 डैश होगा, एक्चुअल कंप्रेशन वर्क ये है, ठीक है। तो कंप्रेशन वर्क हम हो गया MACP T2 माइनस T1 डैश और उसमें वैल्यू रखा 3.72 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो Cp हो गया और T2 डैश माइनस T1 इसको वैल्यू रखा हमने, तो ये आ गया 635.6। अब टरबाइन वर्क हमारा कौन सा हो रहा है, ये हो रहा 3-4 डैश हमारा टरबाइन वर्क है। तो टरबाइन वर्क के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टरबाइन वर्क MACP T3 माइनस T4 डैश, तो MA हो गया 3.72 1 T3 माइनस T4 डैश, यहाँ हमने लिख दिया, तो 322.3 ये हमारा आ गया कंप्रेसर वर्क, ये आ गया टरबाइन वर्क। अब एक्चुअल वर्क क्या हो रहा है, नेट वर्क क्या होगा, टरबाइन वर्क और कंप्रेसर वर्क में से घटाएंगे तभी तो निकलेगा एक्चुअल वर्क क्या होगा हमारा। तो एक्चुअल वर्क क्या हुआ, WC माइनस WT, WC कंप्रेसर वर्क 635.6 निकाला हमने और टरबाइन वर्क हमने निकाला 322.8 निकाला हुआ है, 322.8 निकाला हुआ। तो एक्चुअल वर्क हमारा घटा दिया हमने इसमें से, 313.3 आ गया हमारा जूल्स पर मिनट, ये हमारा एक्चुअल वर्क आ गया। अब ये एक्चुअल वर्क आ गया तो COP क्या होता है बेटा, COP हीट एक्सट्रैक्टेड पर मिनट नेट वर्क डन, हीट एक्सट्रैक्टेड पर मिनट 210 होता है, नेट वर्क हमारा 313.3 होता है ना। नेट वर्क अभी हमने निकाला है WC माइनस WT करके, तो वो आया 313.3। दोनों हमने कैलकुलेट किया तो 0.67 हमारा COP आया, COP हमारा क्या है 0.67। अब पावर निकालना है, पावर कंप्रेसर वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, कंप्रेसर वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। कंप्रेसर वर्क हमारा कहाँ गया, ये कंप्रेसर वर्क हमारा है,
MACP T2 डैश माइनस T1 डैश, तो ये 3.72 इंटू 1 इंटू 450 माइनस 280 635.6, तो 635.6 हमारा कंप्रेसर वर्क आया था। और फिर टरबाइन वर्क हमारा था 322.3, तो नेट वर्क हमारा क्या आया था, नेट वर्क आया था 313.3, तो नेट वर्क हमारा ये आया। इस नेट वर्क को जो है हमने फिर 60 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये आ गया पावर। ठीक है, तो मैक्सिमम MACP ठीक है, सॉरी पावर आ गया और COP आ गया, यही निकालने के लिए बोला। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो।